Hello students, welcome to Convent English High School. I am your physics teacher Monica ma'am. In a previous lecture, we calculate some numericals. In this lecture and in this video, we learn about or we study about frictionals and types of the frictional. So the topic is common forces in mechanics. Gravitational force, electric force and the electromagnetic force are field force. ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो कैसे है? फील्ड फोर्स है. इट मीन्स कि उन्हें सरफेस की या तो फिर टच की, कांटेक्ट की जरूर होती नहीं है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्या हमारे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे टच में आ रहा है? नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड टच होती है? नहीं. तो इस तरह से ये फोर्स ऐसे है जो बिना टच के यानी कि बिना कॉन्टेक्ट के अप्लाई होते हैं. But push or pull are the other force in mechanics are contact force. pull और push ऐसे forces है जो कि contact में आके ही लगते हैं. ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल सी चीज है कि कौन से कॉमन फोर्सेस है. अब हमें उसमें से एक मेन फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके बारे में पढ़ना है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है, अगर आपको ये फंडा क्लियर होगा तो ही आगे के न्यूमेरिकल क्लियर होंगे. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. और क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रिक्शनल एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल इन अ डिटेल. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है. तो वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस द फोर्स ड्यू टू विच रिलेटिव मोशन इज रिटार्डेड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, कभी भी हम कोई भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, सपोज कि ये पेन है, ये यहाँ से ऐसे 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 मूव हो रही है. ठीक है, ऐसे 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 राउंड राउंड होके मूव हो रही है. तो ये मूव कब होगी? जब सरफेस यानी कि ये जो सरफेस है ये और ये जो पेन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा. ठीक है, तो कोई भी दो चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होना जरूरी है. और वो भी कैसा होगा? रिटार्डेड. ठीक है, रिटार्डेड इट्स रिलेटिव मोशन. और वो फ्रिक्शनल फोर्स है, हमेशा याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव होगा, सपोज कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है तो रिटार्डेड फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, रिटार्डेड यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे जाएगा. ठीक है, और हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स हमारी मोशन को, हमारी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है. रिटार्डेड यानी कि कम करना. ठीक है, तो एकदम क्लियर है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में होता है तो वो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स. और वो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हमारे रिलेटिव मोशन को रिटार्डेड करने की कोशिश करता है, जिससे हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शनल्स: स्टैटिक फ्रिक्शनल, काइनेटिक फ्रिक्शनल एंड रोलिंग फ्रिक्शनल. अब स्टैटिक फ्रिक्शनल किसे कहेंगे? तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे स्टेडी है, अब इसको मुझे मूविंग कराना हो तो मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, और ये फोर्स लगाया तो ये मूव हो गई, लेकिन क्यों मूव हुई? तो सरफेस और इसके बीच में क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स था. तो कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी हो और उसे मोशन में लाना हो एंड उसको मोशन में लाने के जो फोर्स लगाना हो उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल. चलो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि क्या? कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में हो और उसके ऊपर में फोर्स लगाओ और फोर्स के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा. तो उस टाइप के फ्रिक्शनल को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. यानी ये जो स्टेडी होगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन में होगा ऑब्जेक्ट और तब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड रोलिंग यानी कि क्या? स्लोप याद रखना है. जब स्लोप होता है तब क्या करता है? ऑब्जेक्ट ऐसे 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 ऊपर से ऐसे 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 करके नीचे आता है. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट स्लोप पर हो, रोलिंग कर रहा हो, राउंड 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 घूम रहा हो और उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल लगता हो उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शनल. चलो तो इसके बारे में हम ये तीन फ्रिक्शनल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल. As shown in the figure, an object is placed on horizontal surface. जैसे आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है. अब ब्लॉक रखा हुआ है कैसा है? स्टेडी है. ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है ये जो ब्लॉक है उसको मुझे यहाँ पे ऐसे मोशन में लाने के लिए यहाँ से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होता है अपोजिट डायरेक्शन में. तो देखो ये फोर्स की डायरेक्शन है और उससे अपोजिट ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है. और कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखे होते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. और ऑब्जेक्ट का मास तो होगा ही, तो दो चीजें अप्लाई होगी, एम और जी. तो एम जी यानी होता है डब्ल्यू. ठीक है, तो वेट यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. तो नीचे हम एरो से मेंशन करेंगे डब्ल्यू और कोई भी मास होगा उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है तो वो ऊपर आ जाएगा एन से. ठीक है,
सो यहाँ पर वेट आ रहा है डाउनवर्ड्स में और नॉर्मल आ रहा है अपवर्ड्स में, तो एक फोर्स लग रहा है नीचे और दूसरा फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक को बैलेंस करेगा, ठीक है। सो वी कैन राइट वेट ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स बैलेंस इज अदर। ये ऊपर से भी फोर्स लग रहा है, नीचे से भी फोर्स लग रहा है, तो अगर सिर्फ नीचे फोर्स लगता तो ब्लॉक नीचे आ जाता, अगर सिर्फ ऊपर लगता तो ब्लॉक ऊपर चला जाता, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह लग रहा है तो वो बैलेंस रह रहा है, ठीक है। लेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट। अब सपोज करना है कि यहाँ पे हम F अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स विच एक्ट पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये कॉन्टेक्ट सरफेस से उसके ही पैरेलल में एक और फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। डिनोटेड करेंगे FS से, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल की बात हो रही है, फ्रिक्शनल का आ जाएगा F और स्टैटिक का होगा S। फ्रिक्शनल फोर्स कम्स टू एन एक्शन when external force is applied to the object। जब हम एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो हम फोर्स देते हैं वो, तो जब हम ब्लॉक को फोर्स अप्लाई करते हैं तब ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अदरवाइज ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है तो वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है नहीं, लेकिन जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं सामने से अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स आता है। When external force is increased, then the static frictional force also increase। हम फोर्स लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो सामने से फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, बट तो ऑल्सो इंक्रीज अप टू लिमिट एंड कीप ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट तक ही बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है। जैसे कि आप फोर्स इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो इट मीन्स ये नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होता ही जाएगा होता ही जाएगा, वो एक लिमिट तक इंक्रीज होता है, देन फिर वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी करने का ट्राई करता है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट मीन्स ब्लॉक स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल फोर्स जो डायरेक्शन में लगाया हुआ है वो डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर दे, देन फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि सपोज ये ब्लॉक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव होगा ना, तो तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उससे हम बोलेंगे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, FS मैक्सिमम। ओके, क्लियर। तो क्या हमने देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्टेडी है, उसके ऊपर नीचे वेट लग रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दोनों एक दूसरे की इफेक्ट है, उसे क्या करें, कैंसिल कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट बैलेंस में आ रहा है। F अप्लाई कर रहे हैं तो सामने से फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है जो कि सरफेस को पैरेलल होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम F इंक्रीज करते हैं FS भी इंक्रीज होता है, लेकिन वो एक लिमिट तक इंक्रीज होता है। फिर बाद में अगर स्पीड आप बढ़ाओ तो FS सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी लाने का ट्राई करता है। ओके, फिर जब हम फोर्स जो डायरेक्शन में लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अगर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे हम कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सब थी उसकी थियोरेटिकल चीज। अब हमें देखनी है मैथमेटिकल चीज जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगी। तो लॉ ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर आपको ये चीज अगर आई स्टैटिस्टिक्स के लिए तो फिर रोलिंग भी हो जाएगा और काइनेटिक भी हो जाएगा इसी के ऊपर से फटाफट, ठीक है। चलो, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट प्रपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं FS प्रपोर्शनल टू N। अब हमेशा प्रपोर्शनल की जगह पे क्या करते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट। FS इक्वल टू कांस्टेंट की जगह पे हम लेंगे म्यू S। S क्यों लगा रहे, स्टैटिस्टिक्स से, यहाँ S क्यों लगा है, स्टैटिस्टिक्स से। N एज इट इज। अब मुझे म्यू एस, FS मुझे पता है क्या होता है, N भी मुझे पता है, म्यू एस नहीं पता म्यू एस क्या होता है। म्यू एस को मेन बनाएंगे तो म्यू एस इज इक्वल टू FS मैक्सिमम अपॉन N, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में दे दो इक्वेशन स्टार। तो म्यू एस क्या है, तो म्यू एस इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कांस्टेंट लिया है ना हमने, तो कांस्टेंट का तो कोई यूनिट और डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है। और म्यू एस किस नाम से जाना जाएगा, तो म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल। स्टैटिक फ्रिक्शनल की बात कहे तो सिर्फ FS, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कहे तो म्यू एस। ओके, ratio of the maximum static frictional and the normal force is called coefficient of static friction। यानी ये इक्वेशन पे से लिखा है किसका रेशियो, FS मैक्सिमम और N का, ये दोनों का रेशियो करूँ तो मुझे मिलता है म्यू एस। बस वही चीज इन्होंने फुल फॉर्म में लिखी हुई है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का अगर हम रेशियो करेंगे तो मुझे म्यू एस मिलेगा। म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है।
Now its value is in the range of 0.01 to the 1.5. तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज कितनी है, इतने से लेके इतने तक की, ठीक है. इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव देन Fs लेस देन और इक्वल टू μSn. तो ये चीज आपको याद रखनी है. अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, Fs लेस देन और इक्वल टू μSn. यानी कि आप जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हो वो मोशन के कंपेयर में, मोशन जो फोर्स लग रहा है उसके कंपेयर में बहुत ही कम है, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, स्टेडी का स्टेडी है. इट डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ अ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सर्फेस. इट यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, ठीक है. तो अगर आपको ये इतनी चीज आएगी तो आपको रोलिंग और काइनेटिक दोनों ही इजीली आ जाएगी. चलो देखते हैं क्या है. नेक्स्ट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कहेंगे, तो हमने आपको कहा था मोशन में हो उसके ऊपर में हम फोर्स लगाए तो जो फ्रिक्शनल लगेगा उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोजिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट. ठीक है, जो दो चीज यानी कि सरफेस और ऑब्जेक्ट वो दोनों रिलेटिव मोशन में हो और उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता हो उसे कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज डिनोटेड बाय एफ के. स्टैटिस्टिक्स था तो हमने उसे क्या लिखा था, एफ एस. ये काइनेटिक है तो एफ के. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स. आगे भी यही चीज थी कि नहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉर्मल टू द प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स. यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की जगह पे काइनेटिक कर दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ के प्रोपोर्शनल टू एन. तो एफ के प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लगाए थे आगे, इक्वल टू म्यू एस. तो वहां पे एस था, यहाँ पे क्या है, के है, तो हम लगाएंगे प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल टू म्यू के इंटू एन. क्या कहते हैं वहां पे, म्यू एस को मेन बनाया था, उस तरह से यहाँ पे हम किसको मेन बनाएंगे, म्यू के को. तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय एन. तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. फिर म्यू के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन. खाली काइनेटिक फ्रिक्शन यानी एफ के, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन कहे यानी कि म्यू के. ठीक है, फिर और उसका डिफाइन लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, रेशियो ऑफ द एफ के एंड द नॉर्मल फोर्स इज नोन एज म्यू के. ठीक है ना, आगे जो लिखा था ना वैसे सब चीज इसके लिए लिख सकते हो, सिर्फ एस की जगह पे के आ जाता है ड्यू टू द काइनेटिक फ्रिक्शनल. ओके, काइनेटिक फ्रिक्शनल डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सरफेस. दो सरफेस के बीच का जो कॉन्टेक्ट होता है उसका जो एरिया है उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं है. काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ मोशन. ये तो ऑब्जेक्ट मोशन करता है उस टाइम की बात है. तो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर भी काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता नहीं है. उससे सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करना है, एफ के और एन के ऊपर. बरोबर. चलो, तो ये हो गया काइनेटिक की बात. अब यही जो सब चीजें हमने एस की जगह पे के लगाया तो काइनेटिक हो गई. उस तरह से एस की जगह पे अगर आर लगा देंगे तो रोलिंग हो जाएगी. ठीक है, चलो रोलिंग फ्रिक्शन. तो व्हेन बॉडी इज रोलिंग विदाउट द स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. विदाउट द स्लाइडिंग होने के विदाउट मतलब कि स्लाइडिंग के बिना अगर वो राउंड राउंड करके रोलिंग हो रही हो तो जो फोर्स लगता है उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शनल. इट इज डिनोटेड बाय एफ आर. ठीक है, वो पहले क्या था, एफ एस, फिर बाद में हमने क्या देखा, एफ के, और ये रोलिंग है तो एफ आर. ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द रोलिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स. जो रोलिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, नॉर्मल फोर्स. जैसे हमने आगे यहाँ पे भी देखा और उसके आगे भी देखा. तो हम लिख सकते हैं एफ आर प्रोपोर्शनल टू एन. प्रोपोर्शनल की जगह पे कर देंगे इक्वल टू म्यू आर. फिर हम म्यू आर को मेन बना देंगे तो म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर अपॉन एन. फिर हम लिख सकते हैं म्यू आर इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. फिर हम लिख सकते हैं म्यू आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन. फिर और भी क्या लिख सकते हैं कि जो म्यू आर है उसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो रेशियो ऑफ द एफ आर एंड द नॉर्मल फोर्स इज नोन एज म्यू आर. म्यू आर यानी कोएफिशिएंट ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पता होगा तो आप काइनेटिक भी लिख सकते हो और आप रोलिंग भी लिख सकते हो. इसके बाद में फ्रिक्शनल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो लिखे हुए. तो ये तो आप स्टैंडर्ड नंबर 9th 10th में पढ़े हुए हो. ठीक है, 8th 9th 10th में कि फ्रिक्शनल उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको पढ़ के समझ सकते हो. ठीक है, तो इतनी चीजें आपको लिख के इतनी चीजें आपको पहले पढ़ना है, समझना है एंड देन अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, ये चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उससे पढ़ के फिर लिखिएगा. ओके.